हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है शादी का मतलब, क्या पति को पत्नी का अपमान करने का अधिकार मिल जाता है। कैसी विडंबना है, हम पराये लोगों को तो धन्यवाद कहते हैं लेकिन उनको नहीं जो करीब होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी या पति। अजय ने कहा, उसकी जरूरत भी क्या है। अपनों में इन औपचारिक शब्दों का क्या मतलब। अपनों में धन्यवाद की तलवार अपनत्व को काटती है, पराया बना देती है। मैंने अजय को जवाब दिया, यही तो हम भूल कर जाते हैं सोम। अपनों के बीच भी एक बारीक सी रेखा होती है जिसके पार नहीं जाना चाहिए, ना किसी को आने देना चाहिए। माना अपना इंसान जो भी हमारे लिए करता है वो हमारे अधिकार या उसके कर्तव्य की श्रेणी में आता है। फिर भी उसने किया तो है ना। जो माँ बाप ने कर दिया उसी को अगर वो ना करते या ना कर पाते तो सोचो हमारा क्या होता। अजय बोला। अजय की गहरी बातें वास्तव में अपने में बहुत कुछ समाये रखती हैं। जब भी उसके पास बैठता हूँ बहुत कुछ नया ही सीख कर जाता हूँ। बड़े गौर से मैं अजय की बातें सुनता था। जो अजय कहता था गलत या फिजूल उसमें तो कुछ भी नहीं होता था। सत्य है, हमारा तो रोम रोम किसी ना किसी का आभारी है। अकेला इंसान संपूर्ण कहाँ है। क्या पहचान है एक अकेले इंसान की। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक मनुष्य किसी न किसी पर आश्रित ही तो रहता है ना। मेरी पत्नी सुबह से शाम तक बहुत कुछ करती है मेरे लिए। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक। मेरे कपड़े, मेरा कमरा, मेरी व्यक्तिगत चीज़ों का ख्याल, यहाँ तक कि मेरा मूड ज़रा सा भी खराब हो तो बार बार मनाना या किसी तरह मुझे हंसाना। मैं अजय से बोला, वही सब अगर वो ना करे तो जीवन कैसा हो जाए, समझ सकते हो ना। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी बीवियाँ तिनका भी उठाकर इधर उधर नहीं रखती। पति ही घर भी संभालता है और दफ्तर भी। पत्नी को धन्यवाद कहने में कैसी शर्म, यदि उससे कुछ मिला है तुम्हें। इससे आपस का स्नेह, आपस की ऊष्मा बढ़ती है, घटती नहीं, अजय ने कहा। और सच ही कहा अजय ने। इंसान इतना तो समझदार है कि बेमन से किया कोई भी प्रयास झट से पहचान जाता है। हम भी तो पहचान जाते हैं ना, जब कोई भावहीन शब्द हम पर बरसाता है। उस दिन देर तक हम साथ साथ बैठे रहे। अपनी जीवन शैली और उसके ताम झाम को निभाने के लिए ही मैं इस पार्टी में आया था, जहां सहसा अजय से मुलाकात हो गई थी। हमारी कंपनी के ही एक डायरेक्टर ने पार्टी दी थी जिसमें मैं हाजिर हुए बिना नहीं रह सकता था। इसे व्यावसायिक मजबूरी कह लो या तहजीब का तकाजा, निभाना जरूरी था। 12 घंटे की नौकरी और छुट्टी पर कोई ना कोई आयोजन। कैसे घर के लिए जरा सा समय निकालूं। निशा पहले तो शिकायत करती रही लेकिन अब उसने कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया है। समूल सुख सुविधाओं के बावजूद वो खुश नजर नहीं आती। सुबह की चाय और रात की रोटी, बस यही उसकी जिम्मेदारी है। मेरा नाश्ता और दोपहर का खाना कंपनी के मेस में ही होता है। आखिर क्या कमी है हमारे घर में जो वो खुश नजर नहीं आती। दिन भर वो अकेली होती है, ना कोई रोक टोक, ना सास ससुर का मुंह देखना। पूरी आज़ादी है निशा को। फिर भी हमारे बीच कुछ है जो कम होता जा रहा है। कुछ ऐसा है जो पहले था अब नहीं है। सुबह की चाय और अखबार वो मेरे पास छोड़ जाती है। जब नहा कर आता हूँ मेरे कपड़े पलंग पर मिलते हैं। उसके बाद यंत्रवत सा मेरा तैयार होना और चले जाना। जाते जाते एक मशीनी सा हाथ हिलाकर बाय बाय कर देना। मैं पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ, अब निशा चुप रहती है। हाँ, कभी माथे पर शिकन हो तो पूछ लेती है, क्या हुआ, क्या ऑफिस में कोई समस्या है। नहीं, जरा सा उत्तर होता है मेरा। आज शनिवार की छुट्टी थी लेकिन पार्टी थी, सो यहाँ आना पड़ा। निशा साथ नहीं आती, उसे पसंद नहीं। एक ही छत के नीचे रहते हैं हम, फिर भी लगता है कोसों की दूरी है। मैं पार्टी से लौटकर घर आया, चाबी लगाकर घर खोला। चुप्पी थी घर में। शायद निशा कहीं गई होगी। पानी अपने हाथ से पीना खला। चाय की इच्छा थी नहीं। बीच वाले कमरे में टीवी देखने बैठ गया। नजर बार बार मुख्य द्वार की ओर उठने लगी। कहाँ रह गई ये लड़की, चिंता होने लगी मुझे। उठकर बेडरूम में आया और निशा की अलमारी खोली। ऊपर वाले खाने में कुछ उपहार पड़े थे, जिज्ञासावश उठा लिए। समय समय पर मैंने ही उसे दिए थे।
मेरा ही नाम लिखा था उन पर। स्तब्ध रह गया मैं। निशा ने उन्हें खोला तक नहीं था। महंगी साड़ियाँ, कुछ गहने, हजारों का सामान अनछुआ पड़ा था। क्षण भर को तो अपना अपमान लगा ये मुझे, लेकिन दूसरे ही क्षण लगा मेरी बेरुखी का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। उपहार देने के बाद मैंने उन्हें कब याद रखा। साड़ी सिर्फ दुकान में देखी थी, उसे निशा के तन पर देखना याद ही नहीं रहा। कान के बुंदे और गले का जड़ाऊ हार मैंने निशा के तन पर सजा देखने की इच्छा कब जाहिर की। वक्त ही नहीं दे पाता हूँ पत्नी को, जिसकी भरपाई गहनों और कपड़ों से करता रहा था। जरा भी प्यार समाया होता इस सामान में तो मेरे मन में भी सजी सवरी निशा देखने की इच्छा होती। मेरा प्यार और स्नेह ऊष्मा रहित है, तभी तो ना मुझे याद रहा और ना ही निशा ने इन्हें खोलकर देखने की इच्छा महसूस की होगी। सबसे पुराना तोहफा 4 महीनों पुराना है, जो निशा के जन्मदिन का उपहार था। मतलब ये कि पिछले 4 महीनों से ये सामान लावारिस की तरह उसकी अलमारी में पड़ा है, जिसे खोलकर देखने तक की जरूरत निशा ने नहीं समझी। ये तो मुझे समझ में आ गया कि निशा को गहनों और कपड़ों की भूख नहीं है और ना ही मुझसे वो कोई उम्मीद करती है। 2 साल का वैवाहिक जीवन और साथ बिताया समय इतना कम, इतना गिना चुना कि कुछ भी संजो नहीं पा रहा हूँ, जिसे याद करके मैं ये विश्वास कर पाऊँ कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय है। निशा की पूरी अलमारी देखी मैंने। लॉकर में वो सभी रुपए वैसे ही वैसे पड़े थे। उसने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया था। शाम के 6 बज गए, निशा लौटी नहीं थी। 3 घंटे से मैं घर पर बैठा उसका इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ ढूंढूं उसे? इस अजनबी शहर में उसकी जान पहचान भी तो कहीं नहीं है। कुछ समय पहले ही तो इस शहर में ट्रांसफर हुआ है। करीब 7 बजे दरवाजा खुला। बेडरूम के दरवाजे की ओट से ही मैंने देखा। निशा ही थी। साथ था कोई पुरुष जो सहारा दे रहा था निशा को। बस अब आप आराम कीजिए। सोफा पर बैठाकर उसने कुछ दवाइयां मेज पर रख दी थी। वो दरवाजा बंद करके चला गया और मैं जड़वत सा वहीं खड़ा रह गया। तो क्या निशा बीमार है? इतनी बीमार कि कोई पड़ोसी उसकी सहायता कर रहा है और मुझे पता तक नहीं। शर्म आने लगी मुझे। आंखें बंद कर चुपचाप सोफे से टेक लगाए बैठी थी निशा। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी, मानो कहीं से भाग कर आई हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। शब्द कहाँ है मेरे पास जिनसे बात शुरू करूंगा? पैसों का ढेर लगाता रहा निशा के सामने, लेकिन ये समझ नहीं पाया कि रुपए पैसा किसी रिश्ते की जगह नहीं ले सकता। क्या हुआ निशा? पास आकर मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था, जिस वजह से उसकी आंखों से पानी भी बह रहा था। जबान खिंच गई मेरी। आत्मग्लानि का बोझ इतना था कि लग रहा था कि आजीवन आंखें न उठा पाऊंगा। किसी गहरी खाई में जैसे मेरी चेतना धंसने लगी। अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह के साथ मेरा घर, मेरी गृहस्थी कहीं उजड़ने तो नहीं लगी? हंसती खेलती ये लड़की ऐसी कब थी जब मेरे साथ नहीं जुड़ी थी? मेरी ही इच्छा थी कि मुझे नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए। वैसे हो जो घर संभाले और मुझे संभाले। इसने तो मुझे संभाला, लेकिन क्या मैं इसे संभाल पाया? आप कब आए? कमजोर स्वर ने मुझे चौंकाया। अध खुली आंखों से मुझे देख रही थी निशा। निशा का हाथ कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया मैंने। क्या उत्तर दूं? मैं कब आया? चाय पियेंगे? उठने का प्रयास किया निशा ने। कब से बीमार हो? मैंने उठने से उसे रोक लिया। कुछ दिन हो गए। तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? ऐसी हालत में कुछ औरतों को सांस की तकलीफ हो जाती है। कैसी हालत? मेरा प्रश्न विचित्र सा भाव ले आया निशा के चेहरे पर। वो मुस्कुराने लगी, ऐसी मुस्कुराहट जो मुझे आर पार तक चीरती गई। फिर रो पड़ी निशा। रोना और मुस्कुराना साथ साथ ऐसा दयनीय चित्र प्रस्तुत करने लगा मानो निशा पूर्णतः हार गई हो। जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा। डर लगने लगा मुझे। हाँफते हाँफते निशा का रोना और हंसना ऐसा चित्र उभार रहा था मानो उसे अब मुझसे कोई आशा नहीं रही। अपना हाथ खींच लिया निशा ने। तभी द्वार की घंटी बजी और विषय वहीं थम गया। मैं ही दरवाजा खोलने गया। सामने वही पुरुष खड़ा था, मेरी तरफ कुछ कागज बढ़ाता हुआ। अच्छा हुआ आप आ गए।
आपकी पत्नी की रिपोर्ट्स मेरी गाड़ी में ही छूट गई थी। दवा समय से देते रहिए। इनकी सांस बहुत फूल रही थी, इसीलिए मैं ही छोड़ने चला आया था। अवाक था मैं। निशा को 4 महीने का गर्भ था और मुझे पता तक नहीं। कुछ घर छोड़कर एक क्लिनिक था जिसके डॉक्टर साहब मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने एक दो कुशल स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टरों का पता मुझे दिया और जल्दी ही जरूरी टेस्ट करवा लेने को कहकर चले गए। जमीन निकल गई मेरे पैरों तले से। कैसा नाता है मेरा निशा से। वो कुछ सुनाना चाहती है तो मेरे पास सुनने का समय ही नहीं। तो फिर शादी क्यों की मैंने, अगर पत्नी का सुख दुख भी नहीं पूछ सकता मैं चुपचाप आकर बैठ गया निशा के पास। मैं पिता बनने जा रहा हूं, ये सत्य अभी अभी पता चला है मुझे, और मैं खुश भी नहीं हो पा रहा। कैसे आंखें मिलाऊं मैं निशा से। पिछले कुछ महीनों से कंपनी में इतना ज्यादा काम है कि सांस भी लेने की फुर्सत नहीं है मुझे। निशा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी और मैंने एक बार भी नहीं पूछा उसे क्या तकलीफ है। निशा के विरोध के बावजूद मैं उसे उठाकर बिस्तर पर ले आया। देर तक ठंडे पानी की पट्टियां रखता रहा। करीब आधी रात को उसका बुखार उतरा। दूध और डबल रोटी खाकर गुजारा करना पड़ा उस रात। जबकि ये सत्य है, 2 साल के साथ में निशा ने कभी मुझे अच्छा खाना खिलाए बिना नहीं सुलाया। सुबह मैं उठा तो निशा रसोई में व्यस्त थी। मैं लपक कर उसके पास गया। कुछ कह पाता तब तक तटस्थ सी निशा ने सामने इशारा किया। चाय ट्रे में सजी थी। ये क्या कर रही हो तुम तो बीमार हो, मैंने कहा। बीमार तो मैं पिछले कई दिनों से हूं, आज नई बात क्या है। देखो निशा, तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया, मैंने कहा। बताया था मैंने, लेकिन आपने सुना ही नहीं। सोम, आपने कहा था मुझे इस घर में रोटी कपड़ा मिलता है ना, क्या कमी है जो बहाने बनाकर आपको घर पर रोकना चाहती हूँ। आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, क्या आपको और कोई काम नहीं है जो हर पल पत्नी के बिस्तर में घुसे रहें। क्या मुझे आपकी ज़रूरत सिर्फ बिस्तर में होती है। क्या मेरी वासना इतनी तीव्र है कि मैं चाहती हूँ आप दिन रात मेरे साथ वही सब करते रहें। निशा बोलती चली गई। काटो तो खून नहीं रहा मेरे शरीर में। आप मुझे रोटी कपड़ा देते हैं, ये सच है, लेकिन बदले में इतना बड़ा अपमान भी करें क्या जरूरी है। सोम, आप भूल गए, पत्नी का भी मान सम्मान होता है। रोटी कपड़ा तो मेरे पिता के घर पर भी मिलता था मुझे। 2 रोटी तो कमा भी सकती हूँ। क्या शादी का मतलब ये होता है कि पति को पत्नी का अपमान करने का अधिकार मिल जाता है। निशा बिफर पड़ी। याद आया, ऐसा ही हुआ था एक दिन, मैंने ऐसा ही कहा था। इतनी ओछी बात पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गई थी। सच है, उसके बाद निशा ने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। जिस खबर पर मुझे खुश होना चाहिए था उसे बिना सुने ही मैंने इतना सब कह दिया था जो एक पत्नी की गरिमा पर प्रहार का ही काम करता। निशा को बाहों में लेकर मैं रो पड़ा। कितनी कमजोर हो गई है निशा, मैं देख ही नहीं पाया। कैसे माफी मांगूं अपने कहे की। लाखों रुपए हर महीने कमाने वाला मैं इतना कंगाल हूं कि ना अपने बच्चे के आने की खबर का स्वागत कर पाया और ना ही शब्द जुटा पा रहा हूं कि पत्नी से माफी मांग सकूं। पत्नी के मन में पति के लिए एक सम्मानजनक स्थान होता है जिसे शायद मैं खो चुका हूं। लाख हवा में उड़ता रहूं, आना तो जमीन पर ही था मुझे, जहां निशा ने सदा शीतल छाया सा सुख दिया है मुझे। मेरे हाथ हटा दिए निशा ने। उसके होंठों पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट थी। ऐसा क्या हुआ है मुझे जो आपको रोना आ गया। आप रोटी कपड़ा देते हैं मुझे, बदले में संतान पाना तो आपका अधिकार है ना। डॉक्टर ने कहा है कुछ औरतों को गर्भावस्था में सांस की तकलीफ हो जाती है। ठीक हो जाऊंगी मैं, आपकी और घर की देखभाल में कोई कमी नहीं आएगी, निशा ने कहा। निशा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से वो सब निकल गया। मैं निशा के आगे गिड़गिड़ाया। सच ही आया होगा ना जबान पर, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है। मैं जैसी हूं वैसी ही बताया आपने। तुम वैसी नहीं हो निशा, तुम तो संसार की सबसे अच्छी पत्नी हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं कंपनी में सबसे अच्छा अधिकारी हूं तो उसके पीछे तुम्हारी ही मेहनत और देखभाल है। ये सच है।
मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता, लेकिन ये सच नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें गहनों कपड़ों की चाह होती तो मेरे दिए तोहफे यूं ही नहीं पड़े होते अलमारी में। तुम मुझसे सिर्फ जरा सा समय, जरा सा प्यार चाहती हो जो मैं नहीं दे पाता। मैं क्या करूं निशा, शायद आज संसार का सबसे बड़ा कंगाल भी मैं ही हूं, जिसकी पत्नी खाली हाथ है, कुछ नहीं है जिसके पास। क्षमा कर दो मुझे, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाया। मैं रोने लगा था। मुझे रोते देखकर निशा भी रोने लगी। रोने से उसकी सांस फूलने लगी थी। निशा को कसकर छाती से लगा लिया मैंने। इस पल निशा ने विरोध नहीं किया। मैं जानता हूँ मेरी निशा मुझसे ज्यादा नाराज नहीं रह पाएगी। मुझे अपना घर बचाने के लिए कुछ करना होगा। घर और बाहर में एक उचित तालमेल बनाना होगा। हर रिश्ते को उचित सम्मान देना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब मेरे बैंक खातों में तो हर पल शून्य का इजाफा होगा ही। वहीं शून्य अपने विकराल रूप में मेरे जीवन में भी स्थापित हो जाएगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।